उपचुनाव, ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अब यहां से बीजेपी ये सोच नहीं सकती है कि हम कोई सीट हारें। सबसे ज्यादा सेफ सीट इन्हें झुंझुनू दिखाई दे रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि 60% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया, यानी शुभकर्ण चौधरी का साथ दिया। नन जाट वोटों से जीते हैं बृजेंद्र ओला। और वहां पर देखिए, बृजेंद्र ओला के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि महिला वोटर ज़्यादा निकले थे राजस्थान में, सबसे ज़्यादा झुंझुनू में, तो ही लोग मान के चल रहे थे कि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा बीजेपी को वोट देती हैं, ऐसी मान्यता है। और वो दिखाई दी भी, क्योंकि जिस तरह से लोग मान के चल रहे थे कि जाटों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, ऐसा दिखाई नहीं दिया, ना अजमेर में, ना जयपुर ग्रामीण में, और ना झुंझुनू में, ना बीकानेर में। अब झुंझुनू में अगर जाट अभी भी अगर साथ देते हैं बीजेपी का, तो यहां से बीजेपी मजबूत दिखाई दे सकती है। अब बबलू चौधरी, राजेंद्र भामू, या फिर कई अलग भी हैं, शुभकर्ण चौधरी भी मांग रहे हैं, विशंभर पूनिया भी मांग रहे हैं। अब इनमें से किसको मिलता है? एक बार राजेंद्र भामू को टिकट मिला तो बबलू चौधरी बागी होकर हरा दिए, एक बार बबलू चौधरी को टिकट मिला तो राजेंद्र भामू बागी होकर हरा दिए। शुभकर्ण चौधरी इस बार फिर से मांग रहे हैं वहीं से टिकट, और विशंभर पूनिया भी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, मगर कांग्रेस पे कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ओला परिवार के बाहर वो देखते नहीं हैं। इसलिए वहां पर बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और बहू आकांक्षा ओला के बारे में कांग्रेस सोच रही है, क्योंकि ओला परिवार का दबदबा है। अब जाट वहां ओला परिवार के साथ जाते हैं या फिर दूसरे जाट नेताओं के साथ जाते हैं, क्या जाटों का गुस्सा खत्म हो जाता है पता नहीं, मगर इस बार ये सीट बीजेपी को ज़्यादा मुफीद दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए, बड़ी दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है उपचुनाव में, कि पहली सबसे मुफीद सीट बीजेपी को दिखाई दे रही है जाट बहुल सीट झुंझुनू, और दूसरी खींवसर इसलिए कि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि 70 जीत गए हैं, 71-72 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वैसे भी हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका फैसला अभी हमने किया नहीं है, तो फिर संगठन को मजबूत किया जाए तो हम उपचुनाव लड़ेंगे। और उपचुनाव की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि संगठन तैयार करना ज़रूरी है, और अगर वोट बटेंगे तो फिर बीजेपी वहां से चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये तीनों खींवसर उपचुनाव लड़ने जा रही है। आरएलपी में सबसे ज़्यादा चांस जो हैं वो कनिका बेनीवाल के हैं, जो हनुमान बेनीवाल जी की धर्मपत्नी हैं, माननीय सांसद की, और दूसरे नंबर पर नारायण बेनीवाल की है। अब उसमें अगर भाइयों के बीच संघर्ष होता है पत्नी को टिकट देने से, और इधर से अगर ज्योति मिर्धा को टिकट मिल जाता है, तो फिर ज्योति मिर्धा के सामने कसम खा रखी है हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ने की, और उधर पत्नी के नाम पर कोई संघर्ष घर में होता है, तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा अध्यक्ष को अपना सांसदी का इस्तीफा पकड़ाएंगे और फिर से खींवसर का उपचुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प रहेगा नहीं। अब दोनों काम हो जाएगा, एक तो ज्योति मिर्धा के सामने जीवन भर चुनाव लड़ने की जो कसम खाई है वो भी निभानी है, और परिवार का झगड़ा भी खत्म कराना है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से खींवसर का उपचुनाव लड़ें। वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से की तरफ से यही 3 नाम हैं, कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल। बीजेपी की तरफ से पहला नाम तो ज्योति मिर्धा का चल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी कसम खा रखी है कि कम से कम एक बार तो ज्योति मिर्धा को विधायक या सांसद बनाना ही है, ऐसा लग रहा है। दूसरा नाम रेवतराम डांगा का है। रेवतराम डांगा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और
इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि बड़ी मुश्किल से हनुमान बेनीवाल वहाँ पर खींवसर से चुनाव जीत पाए थे। और तीसरा नाम है तेजपाल मिर्धा का। तेजपाल मिर्धा वहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मगर वो अब बीजेपी में है। मगर कांग्रेस से टिकट कौन मांग रहा है? देखिए वक्त का फेरा। जो हनुमान बेनीवाल के सबसे प्राइज कैच थे, ज्योति मिर्धा पर हमला बोलने वाले मिर्धा परिवार के मनीष मिर्धा, वो हनुमान बेनीवाल के सीट से कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं और राघवेंद्र मिर्धा भी मांग रहे हैं। और एक जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये हनुमान बागड़ा भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 जाट सीटें हैं जिन जाटों को लेकर बीजेपी पसोपेश में थी। उन्हीं 2 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी सबसे ज़्यादा सेफ महसूस कर रही है उपचुनाव जीतने के लिए। तीसरी सीट जो है वो दौसा की है। अब देखिए दौसा में पेंच फंसा हुआ है। दौसा में बीजेपी खुद ही हारना चाहती है, क्योंकि मान के चल रही है कि यहाँ पर मुझे ब्राह्मण को ही टिकट देना है। और सचिन पायलट अपने उस फॉर्मूले को आजमाना चाह रहे हैं, गुजर मीणा दोस्ती वाली। उस सामान्य सीट पर मीणा को टिकट देंगे और बीजेपी किसी मीणा या दलित को टिकट नहीं देगी। दबाव में ब्राह्मणों के, हालांकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी सीट है। तो वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण मांग रहे हैं टिकट। अरुण चतुर्वेदी भी जयपुर से जाना चाह रहे हैं। बिरधी चंद्र शर्मा भी मांग रहे हैं, पुराने ज़माने से मांगते रहे हैं। ओम माथुर का भी नाम चल रहा है, मगर बहुत ज़्यादा कांग्रेस में भी विकल्प नहीं है। वहाँ पर माननीय सांसद महोदय की वैसे भी कांग्रेस में परिवार में टिकट देना कोई बुरा नहीं माना जाता है। माननीय सांसद महोदय मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका जोरवाल का नाम चल रहा है 2 नंबर पर। और तीसरे पर डीसी बैरवा और ममता भूपेश का भी नाम चल रहा है, क्योंकि दलित भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर गुजर मीणा और दलित कम्बिनेशन फिट बैठ गया तो फिर दौसा सीट भी कांग्रेस के लिए मुफीद बैठ सकती है। मगर अगर इस सीट पर बीजेपी किसी मीणा उम्मीदवार को उतार देती है तो फिर ये संघर्षशील सीट हो सकती है। अगर वो ब्राह्मण को उतारने का मोह छोड़ती है तो फिर यहाँ पर मीणा वोटों का बंटवारा हो सकता है और मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को अभी मीणा समुदाय को अपने पाले में करने की दरकार भी है। देवली उनियारा भी सीट फंसा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा झगड़ा जो है बीजेपी में है। बीजेपी का मानना है कि ये सीट हम आसानी से अब जीत सकते हैं हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद। यहाँ पर राजेंद्र गुजर भी टिकट मांग रहे हैं, विजय वैसला भी मांग रहे हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया फिर से विधायक बनना चाह रहे हैं इस सीट से, अलका गुजर भी मांग रही हैं, जो निर्दलीय जीते थे 20,000 वोट लेकर आए थे, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, विक्रम गुजर भी मांग रहे हैं, सीताराम पोसवाल भी मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। और कांग्रेस से धीरज गुजर भी आना चाह रहे हैं। उनका ससुराल जो है कह रहे हैं कि इसी इलाके में है। नमो नारायण मीणा भी आना चाह रहे हैं, पुराने ज़माने के नेता राम नारायण मीणा भी आना चाह रहे हैं। और हरीश मीणा अपने बेटे हनुमंत मीणा को भी लाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ये कोई गलत परंपरा नहीं मानी जाती है कि अपने बेटे को घर से निकाल के लाकर सांसद विधायक बना दो। कार्यकर्ताओं की कोई ज़रूरत है नहीं, कार्यकर्ता बेटा ही माना जाता है। अगली सीट है 84। 84 में देखिए सुशील कटारा बीजेपी के एकमात्र वहाँ नेता हैं। कांग्रेस इस बार समझौते में नहीं जाएगी, क्योंकि राजकुमार रोत कह रहे हैं कि मैं भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। इसलिए ताराचंद भगोरा जो हैं वो कांग्रेस से खड़े हो सकते हैं, उनके परिवार से खड़े हो सकते हैं, और बीटीपी या जो अब बाप बन चुकी है वो इस सीट को आसानी से निकाल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार ये सीटें सारी की सारी गैर भाजपाई सीटें हैं, मगर बीजेपी इन सीटों में
जातीय संतुलन को बैठा पाती है तो सेंध लगा भी सकती है, पर जातीय संतुलन कैसे बैठेगा? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मानेंगे क्या? ना, बाबा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जब मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं, फीडबैक की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कोई मुहूर्त निकाला है क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि कब मुझे इस्तीफा देना है? जब ये तय कर ही लिया है कि इस्तीफा देना ही है, तो फिर देरी क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों में ऐसा उत्सुकता बना कर रखे हुए हैं, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, या फिर बीजेपी वालों का मजा ले रहे हैं? क्या बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं, मगर हटाने का साहस नहीं है, क्योंकि बाबा का कद बड़ा है और मीणा समुदाय की नाराजगी भी हो जाएगी? मगर बीजेपी इस प्लान पे काम कर रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे तो करेंगे क्या? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे तो धरना देंगे। कोई भी कांड होगा तो कांग्रेसी आए चाहे नहीं आए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो आएंगे ही। ठीक उसी तरह से जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपाई आए चाहे नहीं आए, किरोड़ीलाल मीणा आते ही थे। तो अगर ये बीजेपी का होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आएंगे तो और परेशानी खड़ा करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि मीणा वोटरों की में भी जयकारा हो जाए बीजेपी का, वो भी समझें कि बाबा को बड़ा पद मिला है, सम्मान मिला है, और ये कांटा भी निकल जाए तो क्यों ना बाबा को राज्यपाल बना दिया जाए। कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आदेश किसी भी वक्त आ सकता है राज्यपाल बनाने का। उम्र भी हो गई है, बहुत दिन संघर्ष किए हैं, शरीर में कई चोटें भी हैं, पार्टी चाहती भी है कितना संघर्षशील नेता इस बुढ़ापे में थोड़ा आराम भी करे, जैसे गुलाब चंद कटारिया आराम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आराम दिया जाए और कहीं का राज्यपाल बनाया जाए, ताकि मीणा समुदाय खुश हो जाए और बाबा के कोप से, प्रकोप से भजनलाल सरकार बची रहे और कांग्रेस को भी राहत की सांस मिले, क्योंकि उन्हीं के घोटाले की जांच की मांग ये ज़्यादा करने वाले हैं।